मैम एनेबलिंग सेंटर जो है वो कब से इस्टेब्लिश हुआ है इस यूनिवर्सिटी में या वैसे भी उसकी हिस्ट्री क्या है आपको बेटा? इनेबलिंग सेंटर बनाने का मकसद हमारे जब ये को एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हुआ है, ये हमारे वीसी साहब की तरफ से इस वक्त एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया गया कि साइकोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें हमारी डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्टिवली काम किया, इस सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कराया कि इसकी नीड है। और ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो ये इस चीज़ को हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं विद द टाइम। स्टार्टिंग में हमारे पास रिस्पांस थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था, लेकिन विद द टाइम लोगों की प्रमोशंस की वजह से, हमारे इस रिकॉग्निशन की वजह से और यहाँ की एक रेपो बिल्डिंग की वजह से हमारे पास अब क्लाइंटेज की एक अच्छी रिव्यू डिज़ाइन हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड द गुड रिजल्ट। मैम आप यहाँ पे कौन कौन से डिसऑर्डर रिसीव करती हैं? एक्चुअली यहाँ पर एज ए स्टूडेंट को एजुकेशन एनवायरनमेंट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एनवायरमेंटल डिफरेंसेस मौजूद हैं, लोग यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं। दैट्स वाई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो मैक्सिमम हमारी हाइट ऑफ द फोबिया आ रहा है वो हमारे पास हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर है। लोगों को इसकी रिकॉग्निशन नहीं थी, लेकिन एनेबलिंग सेंटर ने आकर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कराया। अब बच्चे अपनी इस रिकॉग्निशन के साथ आते हैं कि उनके साथ शायद बाइपोलर डिसऑर्डर और वो उसको बेहतर डिफाइन कर पाते हैं। मैम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कौन कौन से सिम्टम्स वगैरह शो हो जाते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है, इसमें किसी हम स्पेसिफिकली किसी खास उसको नहीं लेकर आ सकते। इसमें हमारे पास डिप्रेसिव एपिसोड्स भी हैं और मैनिक एपिसोड्स भी हैं। द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हु इज़ नो नीड ऑफ स्लीप, इनमें उनके सबसे मेजर जो सिम्टम हमारे पास डिस्प्ले पे आता है, इनके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस इतनी बढ़ जाती है कि इनकी डिज़ायर ऑफ स्लीप एंड हो जाती है। दूसरी तरफ इनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अफेक्टिव डिसऑर्डर है अबाउट द सीजन। जैसे जैसे हमारे मौसम का तब्दीली यहाँ पे खित्ते में आती है, क्योंकि हम लोग 4 सीजन्स को फेस करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 8 स्विंग्स आती हैं। जैसे जैसे हमारे पास इंटरवली हमारा सीजन चेंज होता है, तो विद द टाइम इन बाइपोलर्स के अंदर हमारी डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। कुछ में ये मैनिक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, इनकी सेक्सुअलिटी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, इनकी डिज़ायर ऑफ द स्लीप डैमेज होना शुरू हो जाती है, कुछ की बहुत ज़्यादा एक्सीड होती है और कुछ की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैम जैसे कि आपने बताया स्लीप डिसऑर्डर यंगस्टर में ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके इश्यूज क्या हो सकते हैं? स्लीप डिसऑर्डर एज सच अगर हम देखें तो स्लीप डिसऑर्डर को हम कॉमनली एज ए डिसऑर्डर नहीं ले रहे, ये हमारी कोमोर्बिड सिचुएशन है। ईच एवरी डिसऑर्डर इज लीडिंग बाय दैट फैक्टर। इसको कॉमनली प्रेजेंट होने की रीज़न शायद एक तो ये हो सकती है कि लोग इसको बताते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। यह एक ऐसा फीचर है जिससे उसे सिंपैथेटिक कैरेक्टर भी मिल सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स मोस्टली जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं स्टूडेंट्स की स्लीप डिस्टर्बेंसेस के हवाले से, उसकी रीजंस मुख्तलिफ हैं। एक तो उनका कल्चर डिफरेंसेस हैं, वहाँ से वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, हॉस्टलाइज होने की वजह से मिसमैनेज हो जाता है। डे स्कॉलर के लिए घरेलू मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, रशी लाइफ स्टाइल की वजह से वो डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे होते हैं। तो इनमें हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन द वेरी शॉर्ट टाइम दे विल रिकवर बाय द स्लीप हाइजीन पैटर्न। मैम स्लीप हाइजीन क्या है और इसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं? स्लीप हाइजीन हमारी एक स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए विदाउट मेडिसिन एक थेरेप्यूटिक प्लान है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स हम लोग अलॉट करते हैं। हम लोग स्टूडेंट को, हम इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो अपनी स्लीप को विदाउट मेडिसिन कैसे रिकवर करता है। इसमें हमारे पास बेसिक 4 फैक्टर्स होते हैं, उनमें इसे हम पेयर मॉडल से देखते हैं। 1 is physical needs, the 2nd is emotional needs, then environmental needs, and 3rd on the rehearsal methodology। ठीक है, इन तमाम करेक्टर्स को हम 1 by 1 शॉर्टली डिफाइन कर देते हैं। फिजिकल नीड्स एज सच व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू स्लीप, तो हमारे अंदर हमारी फिजिकल नीड्स एज स्टूल पास, एज यूरिन फ्लैक्सेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। इसी तरह हीट बर्निंग होती है, हमारे स्टमक के इश्यूज हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल नीड से जुड़े हुए होते हैं। इनमें हमारा इंटेक है, इनमें हमारा तमाम बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो इन तमाम फीचर्स को हमें कंट्रोल करना होता है।
इन तमाम फीचर्स में से जो कॉमनली प्रेजेंटेशन है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कॉफ़ी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स दैट आर इनहिबिटर्स फॉर द स्लीप, उनको रिकवर करना है। दूसरी तरफ हमारी इमोशनल नीड्स हैं। इमोशनल नीड्स में वो तमाम मूवीज, ड्रामाज, वो तमाम जो पॉलिटिकल और सच अफेयर्स दैट इज अफेक्टेड ऑन आवर माइंड और द इमोशनल लाइफ, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है कि हमें अपनी स्लीप पैटर्न से उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, स्लीप टाइम से थोड़ा सा इंटरवल उसका बढ़ा देना है। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास आती है हमारी इन्वायरमेंटल्स में हमारा बेड, हमारी जो डार्कनेस है या हमारा साइलेंस है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म डिजाइन करता है जिसे हम मेलाटोनिन बोलते हैं, जो एक्चुअली स्लीप प्रोडक्टर है, और इसका बेटर वे में प्रोड्यूस हो जाना हमारी स्लीप को इम्प्रूव कर जाता है। एंड द थर्ड इज द रिहर्सल पैरामीटर्स। रिहर्सल पैरामीटर्स एक्चुअली ये हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिहर्सल बहुत ज्यादा करते हैं और हमारा ब्रेन रिहर्सल की बिहेवियर डिजाइन करना शुरू कर देता है। तो जब हम बहुत ज्यादा रेपिटेशन ऑफ दैट वर्ड की नींद नहीं आती या नींद के मसाइल को बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे जबान से हों, चाहे वो हमारे रवैयों से हों या हमारे किसी खास पैटर्न से नजर आ रहे हों, तो वो हमारा ब्रेन उसको क्योंकि परसीव करता रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसको रिहर्स करेगा तो एट द एंड उसकी स्लीप डिफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको हमें अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो स्लीप ऑटोमेटिकली विद इन 3 to 4 days रिकवर हो जाती है। मैम यहाँ पर जो स्टूडेंट साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई एक्टिविटीज है कि प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पे आके वो परफॉर्म करें और एनेबलिंग सेंटर उनको प्रमोट करे इसके लिए? एक्चुअली अभी ये एस्टेब्लिशमेंट अभी न्यूली हमारे पास आई है, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट ईयर अगो, और इस सारी कंडीशंस के अंदर हमारे पास अभी टीम डेवलपमेंट के हवाले से प्रोसेस जारी है। आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छे एम्बेसडर साबित हो सकते हैं। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को हम लोग वार्म वेलकम देते हैं कि वो लोग यहाँ पर आएँ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको एज अ साइकोलॉजिस्ट एक प्रॉपर रिकॉग्निशन दे सकें। विद द टाइम आप लोगों की जैसे जैसे डिग्री की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती चली जाएंगी तो आप इन तमाम डिसऑर्डर्स को ना सिर्फ अकेडमिकली पढ़ पाएंगे, हम उनका आपको बेहतर रिव्यू भी साथ साथ देते रहेंगे। और मैम, हम अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजारने के लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ अपने अंदर लानी चाहिए जिसको लेकर हम साथ चलें और हम इस लाइफ को इजी कर सकें? देखो बेटा, लाइफ इज जस्ट अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज नॉट फ्री ऑफ द प्रॉब्लम। एक्चुअली हम लोगों को रिकॉग्निशन लेनी होती है अबाउट द इवेंट। विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम वी आर नॉट अनेबल टू सॉल्व। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिचुएशन से भागने के चक्कर में होते हैं, हम तेजी से उस सिचुएशन को फेस करके निकल जाना चाहते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम कुछ टाइम के बाद दोबारा उसमें आकर स्ट्रक हो जाते हैं। इसमें हमें बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट भी और बीइंग ह्यूमन भी, शायद हमें सोसाइटी की हर पर्सन को ये चीज सिखानी पड़ेगी कि ये खुद से जो हम दूरी का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं ये हमारे लिए नुकसान की वजह है। हम पूरी तौर पे मसले से भाग जाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। मसले को सामने रुक कर चंद लम्हे रुक कर देख लेने से और उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेने से हम जिंदगी के मसाइल में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। मसाइल खत्म नहीं होंगे लेकिन मसाइल का हमारे ऊपर असरअंदाज होना कम हो जाएगा।